Hello students, I'm again back with part 2 of chapter number 5, Craft and Industries. Student, I hope you all have seen part 1. If not, do watch it. So student, till this topic, increased pressure on land, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with growth of modern industries. So, students, we are knowing that British don't want to leave India. वो कभी नहीं चाहते थे कि उन्हें इंडिया छोड़ना पड़े. वो हमेशा चाहते थे कि इंडिया उनकी कॉलोनी बनकर रहे. ठीक है, सो दैट दे कैन एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया. वो कभी नहीं चाहते थे कि वो इंडिया छोड़ के यहाँ से जाएं, क्योंकि उन्हें इंडिया के रिच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना था. किसके लिए? टू एनरिच देयर मदर कंट्री. अपने मदर कंट्री को एनरिच करने के लिए, मदर कंट्री के एनरिचमेंट के लिए वो हमारी कंट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे थे. Basically, they were reluctant to introduce any of the change in industries, factories. They don't want to modernize India. उनका बिल्कुल भी जोर नहीं था कि वो इंडिया को मॉडर्नाइज करें, इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए. चलो ठीक है, उनका मन नहीं था, वो बहुत रिलक्टेंट थे, वो इंडिया में कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं लेके आना चाहते थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आना चाहते थे. फिर भी बचा 1850 से इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ. मोस्ट मिल्स वर सेटअप बाय वेल्दी इंडियन बिजनेसमैन. और बहुत सारे वेल्दी इंडियन बिजनेसमैन थे जिन्होंने 1850s के बाद से बहुत सारी मिल्स को सेट करना स्टार्ट किया. कहाँ पर? इंडिया में. कॉटन टेक्सटाइल, जो पहली कॉटन मिल थी स्टूडेंट, वो कहाँ पर आई? बॉम्बे में आई. कब आई? 1854 में. ये 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है कि फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल कहाँ पर सेट हुई, तो क्या बोलोगे? बॉम्बे में. किस ईयर में हुई बेटा? 1854 में. किसने की? कवास जी नाना भाई. किसने की? कवास जी नाना भाई में. बॉम्बे बहुत आइडियल सेंटर था बच्चा कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि बॉम्बे है बच्चा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो होता है कॉटन, तो यहाँ से इजी इनको रॉ मटेरियल मिल जाता. ठीक है. 1900s में लगभग 1900s तक लगभग 100 मिल्स ऑपरेट करने लग गई थी बॉम्बे में. ठीक है. कवास जी नाना भाई ने पहली कॉटन टेक्सटाइल मिल ओपन की बॉम्बे में 1854 में. बॉम्बे क्यों बचा? क्योंकि ये आइडियल सेंटर था, यहाँ से रॉ मटेरियल की इजी एक्सेस मिल जाती थी. क्योंकि महाराष्ट्र बच्चा, बॉम्बे कहाँ पर है? महाराष्ट्र. महाराष्ट्र में है ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है. ठीक है. चलो, 1900 तक लगभग 100 मिल्स हमारे बॉम्बे में ऑपरेट करने लग गई थी. अप्रॉक्सीमेटली 100 मिल्स वर ऑपरेटिंग टिल 1900 एट इन बॉम्बे. लेटर मेनी मोर मिल्स वर सेटअप. इसके बाद बहुत सारी मिल्स सेटअप हुई अहमदाबाद में, कानपुर में. पहली हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद अहमदाबाद में, उसके बाद कानपुर में. मोस्ट ऑफ द कॉटन मिल्स वर ओन्ड बाय इंडियंस. और ये जो कॉटन मिल्स थी, इनको इनके मालिक कौन थे बच्चा? इंडियंस. मेनी वीवर्स एंड स्पिनर्स हु हैड लॉस्ट देयर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. बहुत सारे वीवर्स और स्पिनर्स जिनकी जॉब छिन गई थी. लाइवलीहुड का मतलब है जो इनका अर्निंग का कोई सोर्स नहीं बचा था. लाइवलीहुड का मतलब होता है सोर्स ऑफ अर्निंग, जीविका. हिंदी में बोलते हैं जीविका, इंग्लिश में सोर्स ऑफ अर्निंग. जिन स्पिनर्स और वीवर्स की सोर्स ऑफ अर्निंग खत्म हो गए थे, अब उनको भी जॉब्स मिल जाएंगी. क्योंकि जैसे ही इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन कम हुआ था, वीवर्स लोग जॉबलेस हो गए थे. मिल्स के आने के बाद उन्हें भी अब काम मिल जाएगा इस मिल्स में, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग इस काम में वेल वर्स्ड हैं, उन्हें ये काम करना आता है. ठीक है. जैसे ही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का डाउनफॉल आया था, डिक्लाइन आया था, तो वो सब जॉब लॉस हो गए थे. अब उन्हें भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन मिल्स में काम करने की. तो डिस्कस करते हैं बच्चा क्वेश्चन को कि अगर आपका कोई रिलेटिव है जो चाहता है कि कॉटन टेक्सटाइल मिल एस्टेब्लिश करे, उसे कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए. तो पहला फैक्टर है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल आपको इजीली मिल जाए. सेकंड बच्चा, आपके पास लेबर हो प्रॉपर. विदाउट लेबर वी कांट वर्क. तो लेबर वहाँ पर मिल जाए, वहाँ रॉ मटेरियल मिल जाए. थर्ड, पावर सप्लाई हो, बिकॉज इन टुडेज वर्ल्ड ऑल द मशीन्स आर वर्किंग विथ इलेक्ट्रिसिटी. तो पावर सप्लाई प्रॉपर होनी चाहिए. ठीक है. देन ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट. नियर बाय एरिया में आप जो भी बना रहे हो उसका मार्केट हो. तो दीज फैक्टर एनीबडी हैज़ टू कंसर्न विथ फॉर ओपनिंग एनी ऑफ द मील.
मील भले ही कॉटन टेक्सटाइल हो या कोई भी हो, इन बातों का कंसर्न, इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, वहाँ लेबर है कि नहीं, पावर सप्लाई रहेगी कि नहीं, पावर सप्लाई बोले तो इलेक्ट्रिसिटी रहेगी कि नहीं, और जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसके लिए प्रॉपर मार्केट है कि नहीं। नहीं तो बना के चीज़ें रख ली, सेल आउट नहीं हुई, तो उससे हमें प्रॉफिट नहीं होगा। आयरन एंड स्टील। बच्चा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्टेड डेवलपिंग अराउंड अर्ली 20th सेंचुरी। अर्ली 20th सेंचुरी में हमारी आयरन और स्टील इंडस्ट्री ने डेवलप करना स्टार्ट किया। पहली थी टेस्को। क्या थी बच्चा? टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको एस्टेब्लिश किया था जमशेद जी टाटा ने। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टेस्को वो सेटअप एट साक्षी, और कहीं कहीं पर बेटा ये ऐसे लिखा है साक्षी। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको क्या लिखा है? साक्षी। साक्षी बोल दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको आज क्या बोलते हैं? जमशेदपुर। साक्षी का नया नाम क्या है? जमशेदपुर। वहाँ पर पहली टाटा आयरन स्टील इंडस्ट्री सेट हुई थी। ठीक है, जिसको हम पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी बोल सकते हैं। बाय 1912 इट बिकम फुल्ली ऑपरेशनल। 1912 से वो पूरी तरह काम करने लगी। ऑपरेशंस मतलब उसके अंदर जो प्रोडक्शन था वो स्टार्ट हो गया। इसके बाद बहुत सारी आयरन एंड स्टील फैक्ट्री सेटअप हुई बंगाल में, मैसूर में। द डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हेल्प द ग्रोथ ऑफ इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ग्रो कर जाएगी बच्चा, तो आपकी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करने लग जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या याद करना है? टेस्को का फुल फॉर्म टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। किसने एस्टेब्लिश की थी? जमशेदपुर में। कहाँ पर की थी? साक्षी। अब उसका नाम क्या है? जमशेदपुर। ठीक, कोई बात? और कब ये काम करने लग गई थी? ऑपरेशनल कब से थी? 1912 से। अदर इंडस्ट्रीज की बात करेंगे अब हम। अदर इंडस्ट्रीज में है बच्चा, पहले हम लोग पढ़ेंगे जूट इंडस्ट्रीज को। बेसिकली ये कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड थी? कहाँ पर ही थी? बंगाल में थी। बहुत सारी जो जूट मिल्स थी वो उसको ओन करते थे, उनके मालिक थे ब्रिटिशर्स। तो जूट इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ही था बेटा? ज़्यादा से ज़्यादा जूट इंडस्ट्री कहाँ पर थी? बंगाल में थी। बहुत सारी जो जूट मिल्स थी वो कौन ओन करता था? किस पे उनका मालिकाना हक था? ब्रिटिश पे। कोल माइनिंग स्टार्टेड इन अ बिग वे फ्रॉम मिड 19th सेंचुरी। मिड 19th सेंचुरी से कोल माइनिंग एक बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हुई। जो कोल माइंस थी वो बेसिकली कहाँ थी? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कहाँ कहाँ पर थी? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। कोल माइंस ऑफ बिहार, बंगाल, उड़ीसा सप्लाइड कोल फॉर यूज इन रेलवेज। पहले रेलवेज कोल से चलता था बच्चा, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा से कोल लाके रेलवे चलाई जाती थी। और दूसरी इंडस्ट्रीज जैसे स्मेल्टिंग करना हो आयरन ओर की, स्टील बनाना हो, तो उसके लिए भी कोल चाहिए। तो कोल मिल जाएगा आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा से। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज और थी। बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज भी धीरे 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 ओपन हुई, जिन्होंने उछाल मारी। स्पर्ट का मतलब होता है बच्चा उछाल मारना, एक जंप लेना, लीप लेना। स्पॉट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में कुछ और भी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज ने ग्रोथ ली, जैसे शुगर, सीमेंट, पेपर, मैचेस, ग्लास। ये इंडस्ट्रीज भी इस टाइम से फ्लॉरिश करना स्टार्ट हो गई। अब हम बात करेंगे प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था इंडिया में वो बहुत ज़्यादा स्लो था, एराटिक था ब्रिटिश रूल में। ठीक है, कभी ऊपर की तरफ जा रहा है, कभी नीचे की तरफ जा रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस थे। कोई स्टेप नहीं ली जा रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से। को वो कुछ भी नहीं चाहते थे कि वो हमारे इंडियन ट्रेड को, हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को सेफ गार्ड प्रोवाइड करें, कुछ स्कीम्स लाएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुनना कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत स्लो था, एरेटिक था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, रुक रुक के बढ़ रहा है। पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो कोई प्रोटेक्शन हमारी नासेंट इंडियन इंडस्ट्रीज़ को नहीं दे रही थी। अब यहाँ पर ये जो नासेंट लिखा है इसका मीनिंग होता है बच्चा न्यूली बॉर्न। नासेंट का मतलब होता है न्यूली बॉर्न, न्यूली एस्टेब्लिश्ड। तो बच्चा जो हमारी फैक्ट्रीज, इंडियन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज जो न्यूली एस्टेब्लिश थी, ठीक है, उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं दे रही थी। जबकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आया, बहुत सारी फैक्ट्रीज इंडस्ट्री पहले से काम कर रही हैं। तो बच्चा उनके कॉस्ट में और हमारे कॉस्ट में थोड़ा सा
चीज़ था, डिफरेंस था। तो उस डिफरेंस के लिए बच्चा ब्रिटिशर्स को इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहिए था, पर ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। हमारी नासेंट इंडियन, हमारी जो बालक, जो छोटी सी नन्ही जो इंडस्ट्रीज़ थी, जो अभी ग्रोइंग स्टेज में थी, उसके लिए कुछ भी हमारी ब्रिटिश ने प्रोविजंस हमारे लिए नहीं किए। ठीक है। और भैया ब्रिटिशर्स कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रहे थे? फ्री ट्रेड की। कौन सी? फ्री ट्रेड की, जहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी फॉरेन गुड्स पे या तो लगाई नहीं जाती थी, या लगाई जाती थी तो बहुत लो, बहुत कम। तो जो इंडिजिनस गुड था, वो गुड जो हम इंडिया में बना रहे थे, उसको बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था मशीन मेड गुड से, जो कहाँ से बन के आया था? ब्रिटिशर्स से। हमारी इंडस्ट्री अभी न्यू बॉर्न है, अभी एस्टेब्लिश हुई है, उनकी ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो सकती है, हो गई थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, तो इनकी कॉस्ट होती थी बच्चा लेस, और हमारी कॉस्ट होती थी थोड़ी सी मोर। तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ता था इन ओल्ड इंडस्ट्रीज़ के साथ में। बेटा फिर एक हम लोग बोलते हैं ना कई बार कि कुछ बुरे में भी कुछ अच्छा हो जाता है, वैसा ही हुआ। 1914 में स्टार्ट हुआ बेटा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ख़त्म हुआ 1918 में। इट वॉज ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। 1914 में स्टार्ट होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ख़त्म होता है 1918 में। व्हेन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ वर बिजी मीटिंग द डिमांड ऑफ मिलिट्री। उस टाइम में क्या होता है, ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज थी, वो अपने मिलिट्री की डिमांड को पूरा कर रही थी। वर्ल्ड वॉर वन हुआ था, ब्रिटेन फ्रांस एक साइड में थे, रशिया दूसरे साइड में थे, ऑटोमन एम्पायर, रशियन एम्पायर, नहीं, ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर। इनके बीच में हो रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस किस के बीच में? एक साइड में थे बेटा ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, और दूसरे साइड में थे ऑटोमन एम्पायर, जर्मन एम्पायर एंड ऑस्ट्रिया एंड हंगेरियन एम्पायर। तो इनके बीच में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो ब्रिटेन अपनी मिलिट्री की जो नीड्स थी उनको पूरा कर रहा था। दैट इंडस्ट्री इन इंडिया रिसीव्ड मेजर ऑर्डर्स। और अब मेजर ऑर्डर्स किसको मिलने लगे बच्चा? इंडियन इंडस्ट्रीज को मिलने लगे। तो यहाँ पर हमारे डोमेस्टिक मार्केट में भी हमारे गुड की रिक्वायरमेंट आई, और यूरोप के मार्केट में भी, एक्सपोर्ट मार्केट में, यूरोपियन मार्केट में, अदर कंट्रीज़ में भी हमारे इंडस्ट्रीज़ की डिमांड आई। कैसे? देखो, अब वो इंडस्ट्रीज़ जो सबकी नीड्स को पूरा कर रही थी, वो तो मिलिट्री की ज़रूरतों को पूरा करने में लगी हुई है। तो नीड तो एज इट इज़ है, तो अब उसको पूरा कौन करेंगी? इंडियन इंडस्ट्रीज़, भले वो डोमेस्टिक नीड हो या एक्सपोर्ट मार्केट की नीड हो। और इस तरीके से ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये पूरी दुनिया के लिए बुरा था, बहुत बुरा था सच में। हमारे इंडियन सोल्जर्स भी ब्रिटिशर्स की साइड से यहाँ पर लड़ रहे थे, पर बच्चा हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, स्पेशली टिस्को के लिए, तो ये वरदान था, बून था। बच्चा उस टाइम में मैक्सिमम जो इंडस्ट्रीज़ थी, फैक्ट्रीज़ थी इंडिया में, उसको ओन कर रहे थे, उनके मालिक थे ब्रिटिशर्स। जो यहाँ से जो प्रॉफिट अर्न होता था, उसको किसकी डेवलपमेंट में लगा देती थी बच्चा? अपनी ओन नेटिव लैंड, दैट इज़ इंग्लैंड को डेवलप करने में लगा देते थे। किसी भी रिसोर्स का कुछ भी इन्वेस्टमेंट, री इन्वेस्टमेंट इंडिया में वो नहीं करते थे। आई बात समझ में? तो वो जो भी प्रॉफिट यहाँ से अर्न करते हैं हमारे इंडिया से, उसका यूज़ वो कहाँ करते हैं? अपनी नेटिव लैंड को डेवलप करने के लिए। ठीक है। देयर वॉज नो एफर्ट टू डेवलप इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन अ यूनिफॉर्म एंड सस्टेन्ड मैनर। वो कभी भी कोई भी वो काम नहीं कर रहे थे जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्री यूनिफॉर्मली सस्टेनेबल मैनर में क्या करती जाए? डेवलप होती जाए। ठीक है, उनका ऐसा कुछ सोचना था ही नहीं। While sporadic process was witnessed in some areas, other regions remained largely backward. कुछ रीजन में तो छुटपुट कभी कभी प्रोग्रेस मिल गई हमें, नॉट रेगुलर, पर हाँ फिर भी प्रोग्रेस मिलती रही, पर कुछ एरिया बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड भी रह गए। तो बच्चा बात यह है कि स्पॉडिक का मीनिंग होता है नॉट रेगुलर, फिर भी हाँ कभी कभी तो हमें सक्सेस मिल ही रही थी कुछ इंडस्ट्रीज़ में, कुछ एरियाज़ में, पर कुछ तो बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड थे। दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। राइट डाउन द नेम विच इज़ रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, तो क्या लिखोगे? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। फिर पूछा जाएगा हु इज़ द ऑथर ऑफ पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो क्या लिखोगे? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने इस बुक में
पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारी वेल्थ को ड्रेन कर रहे थे और किसको डेवलप कर रहे थे, ग्रेट ब्रिटेन को। ये जो ड्रेन हो रहा था वेल्थ का, ये बहुत सारे फॉर्म्स में हो रहा था। पहली बात तो कैसे हो रहा था, दीज ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक मेनी फॉर्म्स, वन ऑफ देम बीइंग द प्रॉफिट अर्न बाय ब्रिटिश ओन इंडस्ट्रीज इन इंडिया। वो इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रन कर रहे थे, उससे जो प्रॉफिट हो रहा था वो पूरा के पूरा किसको डेवलप करने में खर्च होता था, इंग्लैंड को। ड्यूरिंग द अर्ली 20th सेंचुरी एन इम्पॉर्टेंट एजेंडा बिफोर नेशनलिस्ट लीडर, 20th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में बेटा हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे उनके सामने ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था। तो बेटा ये हैं हमारे जमशेदजी टाटा जिन्होंने टेस्को को एस्टेब्लिश किया है, और ये हैं हमारे दादा भाई नेहरू जी जिन्होंने बुक ली है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, जिसमें पूरी सच्चाई बताई गई ब्रिटिशर्स हमारे रिसोर्सेज का कैसे यूज़ करते थे। चलो इसके पहले हम कहाँ थे, तो बेटा नेशनलिस्ट लीडर के सामने पहला तो यही उन लोगों ने ऑब्जेक्टिव बनाया कि कैसे हम इंडिया में प्रोड्यूस हुए क्लॉथ को पॉपुलराइज्ड कर पाएँ, लोग इंडियन क्लॉथ को पहने, सो दैट सम इंडस्ट्रीज कैन डेवलप इन इंडिया। महात्मा गांधी इन पर्टिकुलर आज द पीपल, महात्मा गांधी ने लोगों से बोला भाई आप लोगों को ब्रिटिश क्लॉथ को बाइकआउट करना है और आपको हैंड विविन क्लॉथ को यूज़ करना है, प्लीज़ यूज़ हैंड विविन क्लॉथ इंस्टीड ऑफ ब्रिटिश मेड क्लॉथ। ये एक अटेम्प्ट था टू रिवाइव द डाइंग टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। हमारे इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बिल्कुल डाई कर गई थी, मरने लग गई थी, उसको रिवाइव करना, उसको वापस से ज़िंदा करने के लिए ये गांधी जी के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया था कि भाई आपको ब्रिटिश गुड को बाइकआउट करके, ब्रिटिश क्लॉथ को बाइकआउट करके इंडियन क्लॉथ को यूज़ करना है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, जब तक नेशनल मूवमेंट चलता रहा, ब्रिटिश वर फोर्स टू गिव सम प्रोटेक्शन टू इंडस्ट्री, इंडियन इंडस्ट्री। बेटा जब ये प्रोटेक्शन पूरा चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो ब्रिटिश को हमने फोर्स किया कि भाई आप हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, नासेंट इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, या इन्फेंट भी बोल सकते हैं, इन्फेंट इंडियन इंडस्ट्रीज़ को थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो, ठीक है। During the course of national movement also the British were forced to give some protection to Indian industries, forcefully हमने उनको बोला तो उन्होंने दी भी हमें थोड़ी प्रोटेक्शन। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ बच्चा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारी टॉप प्रायोरिटी थी। हमारी सरकार चाहती थी कि इंडिया में इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप करें। सो स्टूडेंट यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन। और पहली अच्छी बात बच्चा, सजेशंस, ठीक है, कुछ भी है तो प्लीज़ दें।